बच्चे के, वरना वो अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है बेटे। किसी बच्चे को कुछ बताना हो, थम्स अप का साइन दे दिया मेरे क्वेश्चन के अगेंस्ट, फिर वो माइक ऑन करके बोल सकता है। शाबाश बेटे। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, मोशन इन ए प्लेन और स्पेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो हम देखो बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है, मान लीजिए एक लड़का ए पॉइंट पर है, ओके, और उसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि वो पर्सन ओरिजिन से कितना दूर है और किधर को दूर है, उसको प्रॉपर हमें बता दिया उसने विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, राइट। फिर वो बोलता है कि ये लड़का यहां से यहां चला गया, ओके, चला गया भाई बी पॉइंट पर, उसका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया। फिर वो बोलता है कि लड़का बी पॉइंट से सी पॉइंट पर चला गया, उसका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया, राइट। ऐसे उसने हमें बता दी, और हमसे पूछता है कि जो तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनका जो कॉमन पॉइंट ओ होता है ओरिजिन, वहां से ये अल्टीमेटली सी पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये चीज जो स्काई ब्लू से टीचर ने लिखी है, ये हमसे पूछी हुई है, कितने मीटर। जब उससे पूछा भाई ए का पोजीशन वेक्टर बताओ, तब वो कहता है ए का पोजीशन वेक्टर है ये 2i कैप 3j कैप, बीच में प्लस। हमने बोला जी बी का पोजीशन वेक्टर बताओ, देन ही सेज -2k कैप -3j कैप। हमने कहा ओके जी, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, ही सेड सी वेक्टर का है 2i कैप -2j कैप +2k कैप। ऐसे उसने बोल दिया बेटा, राइट। जिन बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया प्लीज थम्स अप का साइन छोड़े कि हाँ जी सर आपकी बात हमें समझ आ गई, कि ए का पोजीशन वेक्टर, लड़का पहले ए से ए पर था, फिर बी पर चला गया, फिर सी पर चला गया, और ओरिजिन से कितनी दूर। प्लीज अगर स्टेटमेंट समझ आ गया तो प्लीज रेज योर थंब, ओके। अब अगर कोई बच्चा इसके अंदर अपना आइडिया शेयर करना चाहता है कि सर मैं ऐसे करूंगा, तो बता सकता है। शाबाश। आई एम वेटिंग ओनली फॉर 1 मिनट। एनीबॉडी wants to share the idea, switch on the mic and speak। इसका मतलब है मेरे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थ्योरी बताऊंगा बेटे आपको। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का दे रखा हो, मान लो वो ए दे रखा, ए का पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हो, xi कैप yj कैप और zk कैप, ऐसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो, पोजीशन वेक्टर हो, ये पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है बेटे। व्हाट इट टेल्स हाउ मच अवे द पॉइंट इज, whose position vector is given, how much away from where, from o point origin, and in what direction। ये दोनों चीजें हमें बताता है, ठीक है। अगर मेरे को उस पॉइंट को बताना हो कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। ऐसे लिख दो या ऐसे। तो कोई बच्चा बोले सर इस डायग्राम में यहाँ पर आपका स्मॉल ए वेक्टर है ना, ये वाला, अगर आप देखना चाहो तो। मैंने कहा हाँ बेटे। तो आप हमें ये दूरी सिखाना चाह रहे हो ना, कितनी दूरी है। मैंने कहा बिल्कुल। तो इसको बताने का तरीका है, आप एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ले लो, यूनिट वेक्टर आई कैप को छोड़ दो और उसका स्केयर कर दो। वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो,
और z कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड ले लो और तीनों को प्लस करो और बाद में अंडर रूट करना बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरह से आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनता है। ये मैंने आपको थ्योरी बताई। दूसरा एक और थ्योरी का पॉइंट बताता हूं। जब भी हमारे पास कोई गिवन वेक्टर हो, जैसे कि ये वेक्टर दिया हो, मान लीजिए, चलो मैं सी वेक्टर ले लेता हूं। मान लीजिए हमने ये वेक्टर दिखाया, ये सी वेक्टर। तो सी वेक्टर को कुछ भी ऑपरेट करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है। बच्चे कहते हैं सर क्या मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये लिखा हुआ ऊपर। फर्स्ट में एक्स कंपोनेंट होना चाहिए, दूसरा वाई कंपोनेंट होना चाहिए और तीसरा जेड कंपोनेंट होना चाहिए। और इन दोनों में बीच में ये दो प्लस के साइन ही होने चाहिए, माइनस नहीं होने चाहिए। और सीक्वेंस एक्स वाई जेड ही होना चाहिए। गॉट इट? तो बच्चे कहते हैं ठीक है सर। अब इसका मतलब है ये सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए, 2i कैप प्लस ये जो माइनस दिया हुआ है 2j के आगे, इसको -2 ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, और j कैप और +2k कैप। अब सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बना? क्योंकि i j k का सीक्वेंस प्रॉपर हो गया और दूसरी जगह पर ये दोनों प्लस के साइन होने चाहिए, तो टीचर ने भी प्लस के साइन बनाए। इसी तरह से आपको दूसरा कंपोनेंट लिख लेना चाहिए। जैसे ए वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना हो गिवन क्वेश्चन में, तो यहां पर बच्चा कहेगा सर ये तो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। नहीं बेटे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये ऐसे बनेगा, 2i कैप 3j कैप प्लस जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको भी लिखना होता है 0k कैप। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना। तो क्या हम बी कंपोनेंट को, कोई बच्चा मेरे को बोल के बताएगा बेटे, बी कंपोनेंट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है? कोई बच्चा बताएगा कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मेट गिवन है येलो कलर से जो मैं लिख रहा हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? एनीबॉडी? एनीबॉडी कोई बोल सके बेटे? कोई किसी बच्चे को तो रेस्पॉन्स देना चाहिए बेटे। अगर आप इतनी सुस्ती से पढ़ोगे तो कैसे? एक बच्चे का आया है कौन सा? हाँ बेटे, जो एक गुड़िया है कोई कौर, गगनदीप कौर है शायद। बताओ कैसे? माइक तो ऑन करो। तो 0i कैप शाबाश, 0i कैप। बोलो आगे। प्लस प्लस -3 ब्रैकेट में -3j कैप। आगे बेटे। प्लस प्लस, ब्रैकेट में -2k कैप। बिल्कुल सही। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। तो यहां से मेरे को पता लग गया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में हमने ये चीज निकाली। तो ये चीज, तो यहां से वो ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया। ये नहीं निकालनी, सॉरी ये निकालनी थी, ए सी है बेटे। तो ए सी कैसे निकालेंगे? बता सकता है कोई बच्चा? अगर कोई एक वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये ब्लू वाला भी पोजीशन वेक्टर, ये सी का, तो ग्रीन वाला निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? किसी बच्चे को आइडिया है आप? तो देखो, आपको कहना चाहिए सर आपको ये पता है ये एक वेक्टर इधर को आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे। फिर ये यहां से यहां गया, एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर को आ रही। अगर आपको ये दोनों वेक्टर पता लग जाए तो उन दोनों का रिजल्टेंट एडिशन ही तो है ये। मैंने कहा बिल्कुल सही। फुटबॉल को यहां से किक लगाओ यहां पहुंची, यहां से किक लगाओ यहां पहुंची, या डायरेक्ट ही मार दो।
बात तो एक ही है। तो कैसे निकालेंगे? बच्चे कहते हैं सर पहले ये वाला वेक्टर निकालो आप, ये वाला। मैंने कहा बेटे ये वेक्टर का नाम तो है ए बी वेक्टर, ये कैसे मैं निकालूं? बच्चे कहते हैं सर आप ना इन दोनों पॉइंटों को उठा के ले आओ इधर डायग्राम में। मैंने कहा लो बेटे, ए पॉइंट ये आ गया, बी पॉइंट ये आ गया, अब क्या करूं? बच्चा कहता है सर आपको पता है ए का पोजीशन वेक्टर हमें पता है। आई सेड यस, पता है, ये पढ़ा है। और बी का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। मैंने कहा बिल्कुल सही। और आपको चाहिए ये वाला वेक्टर। मैंने कहा हाँ जी बेटे। कहता देखो सर, ये एरो इधर गया, वहां से इधर आया, तो ये बी वेक्टर बना। देखो वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, उनको ऐड करके ये रिजल्टेंट बन गया। मैंने कहा बात तो सही है भाई, यहाँ से ये एरो इधर गया, यहाँ से एरो गया इधर, फिर ये इधर बन गया। इस पॉइंट को वो बोल देते हैं। तो बच्चा कहता है सर इसका मतलब आपका ये हुआ ए वेक्टर। मैंने कहा हाँ जी बेटे ए वेक्टर, उसमें ए भी ऐड कर दो, ये वाला ग्रीन वाला आपका। मैंने कहा ओके, फिर आपका बी वेक्टर बन जाएगा स्मॉल बी। आई सेड यस। कहता है इसका मतलब आपको जो ग्रीन वेक्टर चाहिए ए बी वेक्टर, उसको निकालने के लिए इसको उधर ले जाओ। आई सेड यस। तो ए बी वेक्टर बनेगा बी माइनस ए वेक्टर। यस, अगर ए बी वेक्टर चाहिए हो तो जो फाइनल पॉइंट होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। तो इसका मतलब बी हमारे पास होना चाहिए, ए हमारे पास होना चाहिए। पढ़े ही है, बी भी पढ़ा है, ए भी पढ़ा है। देखो ये 3 टिक करे हैं मैंने पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बी में से ए माइनस करते हैं। देखो आई वाला आई में से माइनस होएगा, जे में से जे माइनस होएगा, के में से के। याद रहे बी में से ए माइनस करना। 0 से 2 माइनस करा तो -2 आई क्रैप। -3 से 3 माइनस करा तो -6 बन गया, तो -6 जे कैप। अब -2 से 0 माइनस करा तो -2 ही रह गया, -2 के कैप। ये मेरा ए बी वेक्टर हो गया। ओके, अब मैं बच्चे को बोलूं बेटे और क्या चाहिए? बच्चा कहेगा सर ये देखो, बी से लेकर सी तक का वेक्टर चाहिए आपको। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। वही टेक्निक लगा दो, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल का माइनस कर दो। तो मैंने कहा बेटे इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि बी सी वेक्टर निकालने के लिए मेरे को सी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से बी का माइनस करना पड़ेगा। पर मेरे पास ये दोनों होने भी तो चाहिए। सर है तो सही, देखो सी भी पड़ा है बी भी पड़ा है। सी में से बी माइनस करो, यानी व्हाइट वाले 2 में से ग्रीन वाला 0 माइनस करा तो 2 ही आ गया। 2 है का। व्हाइट वाले -2 से ग्रीन वाला -3 सब्ट्रैक्ट करो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा -3 का। -2 +3 यानी कि +1 जे आ गया। और फिर नहीं गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। और सी में से 2 में से ये माइनस करना बेटे, 2 में से ये प्लस का बन जाएगा, हरे वाला माइनस। तो ये 4 के क्या है? तो मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही। तो ए बी भी निकल गया मेरा, बी सी भी निकल गया, पर मेरे को तो ये निकालना है। अब बच्चा कहता है सर देखो, यहां से यहां गया वेक्टर और यहां से यहां गया वेक्टर, दोनों वेक्टर इन ऑर्डर हैं। और आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड वेक्टर ऑफ द क्लोजिंग ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। और एसी ही मेरे को चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एसी वेक्टर निकालने के लिए मेरे को ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर लगाना चाहिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ए भी मेरे पास पड़ा है, ये पड़ा है ए भी देखो, और बी सी भी पड़ा है। बस शुरू हो जाते हैं। कैसे करेंगे? आई में आई ऐड करेंगे। देखो ये 2 है, ये -2, आई तो खत्म ही हो गए, ये हो गया 0 आई कैप। अब जे देखते हैं इनको ऐड करना।
-6 इधर है, ये 1 है, यानी कि -5 जे कैप आ गया बेटे। अब -2 है और ये 4 है, ऐड करेंगे 2 के कैप, तो मेरे पास AC वेक्टर आ गया इतना। लेकिन मेरे को तो AC की लंबाई बतानी है, तो टीचर ने बताया ही था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर आ जाए उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। तो यानी ये मेरा x कंपोनेंट हो गया, -5 y कंपोनेंट हो गया और 2 z कंपोनेंट हो गया। तो AC वेक्टर का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पेपर में पूछा हुआ है तो मैं बोलूंगा x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर विद रूट। तो 25 इधर से आया, 2 इधर से आया बेटे, 29 अंडर रूट मीटर। देखो एक बार, ये था आपका, इसमें टीचर ने क्या सिखाया अपने बच्चों को। एक ही क्वेश्चन में टीचर माइनस ऑफ दिस वेक्टर से समझा गया, फिर से माइनस ऑफ द वेक्टर समझा गया, एडिशन ऑफ द वेक्टर समझा गया, ट्रायंगुलर रिलेशन लॉ वेक्टर समझा गया, वेक्टर दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड समझा गया, एक वेक्टर को कंपोनेंट, एक वेक्टर को नॉर्मल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है ये भी समझा गया। एक ही क्वेश्चन में 5 चीजें समझा दी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज गिव द थम्स अप साइन, थम्स अप साइन प्लीज। बेटे मेरे को दिल नहीं करता क्लास लगाने का, सिर्फ 2 थम्स अप आए हैं बेटे। शुड आई गो बैक? हाँ अब आए हैं काफी सारे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका मतलब है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया, मोशन इन ए प्लेन। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक बंदे ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, यहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा और नेचुरली इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हमें वो बंदा क्या कहता है? कहता मैंने देखा कि ये प्रोजेक्टाइल जितना मैक्सिमम हाइट पर जाती है, यानी कि अल्टीट्यूड, उतना ही वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ फॉल तक दूर गिरती है जाके। टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें क्वेश्चन में बोलता है कि अगर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ऐसी सिचुएशन दे दे, इसका पूरा नाम होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, और साथ में ये बोल दे कि इफ अल्टीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ऐसे बोल दे हमें, तब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है जो कि उसने दे रखा है ग्राउंड के साथ। और यू क्या है बेटे? इनिशियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। शाबाश, ये तो है मेरे पास क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद आपको पता है टीचर का मेथड क्या है। पहले वो आपसे पूछेगा आइडिया, कोई बच्चा शेयर करना चाहे, फिर उसके बाद वो रिलेटेड थ्योरी बताएगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। अगर आप आइडिया बता भी दोगे सही, तो भी मैंने बाकी बच्चों का ख्याल रख के पूरा सॉल्व करना। शाबाश। नाउ वन क्वेश्चन टू यू, एनी स्टूडेंट इन द क्लास जो ये सोचता है कि सर मैं शायद इसको कर सकता हूं, वो मेरे को बताए। शाबाश, थम्स अप देनो, शो करो और बताना चाहो। मैं 1 मिनट और वेट करूंगा। तो कोई बच्चे ने नहीं बताया। अब टीचर इसमें अपने बच्चों को पहले रिलेटेड थ्योरी बताएंगे। शाबाश, ध्यान से सुनो बेटे।
एक बार मैंने आपको मेमोरी टूल दिया था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ फॉल तक जितनी देर के लिए, जितने समय के लिए बॉडी हवा में रहे, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और मैक्सिमम कितना ऊंचा गई ये जेड पॉइंट तक, जीनत बोलते हैं। जीनत मैंने तो चोटी। एच बोलते हैं वर्टिकल रेंज, अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। और आर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बार मैंने बोला था कि इनके फार्मूले याद करने के लिए आपको इन तीनों को अल्फाबेटिकली लिख देना है। और मेमोरी टूल भी सिखाया था, हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब इन तीनों के जब हमने फार्मूले लिखने हैं तो उसके अंदर दो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, बस दो दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन। और हैरानी की बात यह है कि सभी फार्मूलों में पहली ब्रैकेट सेम है। वो पहली ब्रैकेट क्या है बेटे? वो है u सब्सक्रिप्ट y बाय 5। यहां भी वही है, यहां भी वही। ओके। अब याद रहे u सब्सक्रिप्ट y का मतलब क्या है। आप सभी को पता है यूजुअली हम वर्टिकल एक्सिस पे y एक्सिस लेते हैं और हॉरिजॉन्टली x एक्सिस। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल, ये जो हमें ओवरऑल वेलोसिटी दे रखी है u, इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं। जिस तरफ थीटा बना होता है बेटे, जिस एक्सिस के साथ, यानी प्रेजेंट केस में हॉरिजॉन्टल के साथ बना है, उधर को वेलोसिटी का कोसाइन कंपोनेंट होता है। ये मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में समझाया था। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर इधर को जो यूएक्स का कंपोनेंट आप बोल रहे हो, यूएक्स, तो शुड आई राइट के यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा? मैंने कहा हाँ बेटे। तो जिधर एंगल नहीं बना होता, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना हो, वो साइन कंपोनेंट के साथ। सर आपका मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है u सब्सक्रिप्ट y, उसको मैं u साइन थीटा ले लूं? बिल्कुल सही, बशर्ते के एंगल x एक्सिस के साथ बना हो। तो यू एक्स का मतलब बच्चे को समझ आ गया। सर ये 5 क्या है? 5 को एज इट इज 5 भी रख सकते हो, और इमरजेंसी में आप इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 5 भी लिख सकते। यानी सभी बच्चों को पहली ब्रैकेट याद होगी, उसका मतलब समझ आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। जो दूसरी ब्रैकेट है वो तीनों फार्मूलों में अलग अलग है। लास्ट वाले फार्मूले में दूसरी ब्रैकेट है 1, और मेमोरी टूल देखो टी के अंदर ही 1 छुपा हुआ है। देखो यानी कि टी में दूसरी ब्रैकेट है ही नहीं एक तरह से। और आर वाले वेक्टर में दूसरी ब्रैकेट है यू सब्सक्रिप्ट एक्स। ठीक है। अब बन गया जो एच वाली ब्रैकेट, उसमें दोबारा से u सब्सक्रिप्ट y ही लिखना है और डिवाइडेड बाय 4 लिखना है इसको। ओके। और मेमोरी टूल के लिए देखो h के अंदर 4 छुपा ही हुआ है। और मेमोरी टूल देखो r के अंदर, यहाँ x लगाया ना इस बार, r के अंदर देखो x छुपा हुआ है। एनीहो, तो ये मैंने आपको मेमोरी टूल बताया। गॉट इट। अब एक चीज और भी याद रखनी है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके 20 बनता है। तो किसी जगह पर इमरजेंसी में हमें 20 को ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी भी लिखना पड़ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी 10 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 20 होगा। यानी ये फॉर्मूले एसआई यूनिट्स में हैं, इन एसआई यूनिट्स। दूसरे यूनिट्स में ये फॉर्मूले नहीं चलेंगे। ओके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कोई बच्चा मेरे को अब बता सकता है कैसे क्वेश्चन करना है? फॉर्मूले मैंने लिख दिए। एनी आइडिया? एनी आइडिया बेटे? नहीं बोल पा रहे। तो आपको कहना चाहिए था सर देखो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन है ना,
उन दोनों को इक्वेट कर दो आप। मैंने कहा ठीक है बेटे, H इज इक्वल टू R तो दिया ही हुआ है, इसका मतलब है इनके फार्मूले इक्वेट करे जा सकते हैं। तो H का फार्मूला U सब्स्टिट्यूट Y बाय 5, U सब्स्क्रिप्ट Y बाय 4, और R का फार्मूला U सब्स्क्रिप्ट Y बाय 5, U सब्स्क्रिप्ट X। गॉट इट। तो दोनों तरफ एक ब्रैकेट सेम होने की वजह से कट गया, तो ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने कट कर दी। तो इधर हम लिख देते हैं U सब्स्क्रिप्ट Y को क्या लिखें सर, U साइन थीटा लिख दो डिवाइडेड बाय 4। उधर क्या लिख दो भाई सर, यहां लिख दो आप U कॉस थीटा लिख दो सर। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करूं सर, U को कैंसिल कर दो, साइन अपॉन कॉस करके आप tan बना सकते हो। कभी 4 को उधर ले जाऊं फिर कॉस को इधर ले आऊं, कहता है यस। तो साइन अपॉन कॉस को तो tan बनाया जा सकता है, 4 आ गया। तो यहां से एक ही पैरामीटर बचा थीटा, जो हमने निकालना है क्वेश्चन के मुताबिक। तो आपको कहना चाहिए सर, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी टेंजेंट इनवर्स 4 डिग्री। किस लिए? फॉर कीपिंग द हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू वर्टिकल रेंज। ठीक है। और वैसे मैं आपको यहां तक सॉल्व कर दोगे आप फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद लेकर टेंजेंट इनवर्स 4 को भी आगे सॉल्व करें तो वो 76 डिग्री से मामूली सा कम निकलता है। ओके। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्रोजेक्टाइल पे, रेज प्लीज गिव दी थंब राइज साइन टू मी। बहुत सारे थंब साइन आ गए बेटे, मैं सभी का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, स्क्रीन छोटी है मेरे पास। जैसे कि इस वक्त बच्चा सिमरप्रीत, नवजन बराड़, हाँ, काफी सारे बच्चे थे बेटे। ये और आ गया एक बच्चा गुरजोत कौर, अरमान वगैरह। थैंक यू। तो यहां से इस बच्चे ने सीख लिया। अब इसका देसी मीनिंग बताएं। देसी सर, मान लीजिए मैं फुटबॉल में खड़ा हूं, मैंने फुटबॉल को किक लगाई और वेलोसिटी जोर लगाते हुए वेलोसिटी दे दी फुटबॉल को, और मैंने यहाँ पर एंगल 76 डिग्री रखा अपनी फुटबॉल को किक मारते हुए। तो क्या मैं मान लूं मेरी फुटबॉल जितनी ऊंची जाएगी उतनी ही दूर जाकर गिरेगी? यस। अगर आप 76 डिग्री का एंगल बना के थ्रो करोगे, ठीक है। एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आ गया था, योर अटेंशन, कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया होगा ताकि एच इज इक्वल टू आर, ये वाला एंगल पूछ लिया था अल्फा। तो समझदार बच्चे ने देख लिया सर, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, और थीटा आप हमें बता ही चुके हो 76 डिग्री। तो 90 में से 76 माइनस कर दो तो 14 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 14 डिग्री आ जाएगी, तब भी एच इज इक्वल टू आर के बराबर आएगा। शाबाश। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये समझ आया, और काफी सारे थंब साइन भी हुए। अब हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। शाबाश। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं आपसे। देखो, यहां पर बारिश हो रही है वर्टिकली डाउन, यानी आप कह सकते हो सर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। मैंने कहा हाँ बेटे। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से बारिश की बूंदें जमीन की तरफ परपेंडिकुलरली गिर रही हैं। परपेंडिकुलरली। ओके। तो यहां पर दरवाजे में एक लड़का घर से बारिश का मजा ले रहा है, देख रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल नहीं रहा, घर से बाहर दरवाजे पे खड़ा। पर उसको ऑफिस जाना है अपने, जॉब करने के लिए। हैं, आप अपने पापा की एग्जांपल ले सकते हो।
क्या करा उसने, अमरेला निकाला। अमरेला निकाला तो वो चलने लगा हॉरिजॉन्टल रोड पे। उसको हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हुए उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी बता दी। उससे ज्यादा जाएगा तो वो गीले सड़क पे फिसल जाएगा। मैन ने अपनी वेलोसिटी बता दी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन याद रहे उसके हाथ में अमरेला है जो अभी उसने खोला नहीं है। हमें पूछता है कि मैं अपना येलो कलर वाला अमरेला खोलता हूं तो सीधा रखने से भीग जाता हूं। हालांकि जब मैं घर में खड़ा हुआ था दरवाजे पे तो मेरे को बारिश बिल्कुल वर्टिकली दिख रही थी, और जब मैं सड़क पे चलने लगा तो मैं देखता हूँ छाता मैं बिल्कुल सिर के ऊपर वर्टिकल कर रहा हूँ तो भीग रहा हूँ। तो मेरे को अपना छाता वर्टिकल लाइन के मुकाबले कितना टेढ़ा करना चाहिए और किधर को करना चाहिए ताकि मैं बारिश से पूरा पूरा बच जाऊं। तो हम मान लेते हैं, चलो उसने अपना छाता इतने इधर को टेढ़ा करके खोल दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर। तो वो हमसे पूछता है पहले तो मेरे को ये एंगल बताओ कि कितने एंगल से मैंने इसको टेढ़ा करूं वर्टिकल के साथ, यानी अल्फा पूछ रहा है। फिर वो बोलता है कि जब मैं घर में खड़ा था तब जो मेरे को बारिश की वेलोसिटी लग रही थी, चलते वक्त मेरे को वो नहीं लग रही, कोई और ही लग रही है। तो वो जो दूसरी लग रही है वेलोसिटी, मेरे को एक अलग वेलोसिटी महसूस होने लगी, वो वेलोसिटी बताओ। यानी कि वो पूछना चाहता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, रेस्टेड मैन नहीं। ये जो स्काई ब्लू में आदमी चल रहा है उसको ये बारिश कितनी वेलोसिटी से लग रही है और किधर को लग रही है ये पूछा है। खड़ा हुआ व्हाइट पर्सन उसकी बात नहीं कर रहा, हालांकि व्हाइट पर्सन भी वो खुद ही है, पहले खड़ा हुआ था अब चलने लग गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, और उसको वर्टिकल के मुकाबले अपना अमरेला कितना टेढ़ा करना पड़े ताकि वो प्रिवेंट ड्रेंचिंग, ड्रेंच मैंने होता है बेटे भीगना, प्रिवेंट ड्रेंचिंग, इसमें कामयाब हो जाए। अब सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं। अगर यस तो थम्स अप रेस करो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट स्टेटमेंट समझ आ गया बेटे। हाँ, लवप्रीत को आ गया समझ, शाबाश। हरजास को भी आ गया, गुरजोत को आ गया, सिमर को आ गया, गुड 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 गुड। साहिल को, वीर को समझ आ गया, अरमान को, गुड, शाबाश। इसका मतलब है क्वेश्चन का मैसेज आपको समझाने में पहुंच गए। अब हम इसको करते हैं, लेकिन आपको टीचर का प्रोसीजर पता है, खुद करने से पहले बच्चों को चांस देता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कैसे करना है? एनी स्टूडेंट? ये आर्टिकल मैंने नहीं कराया आपको, क्लास टीचर ने करवाया होगा। एनी स्टूडेंट जो इसको बता सके, थम्स अप का साइन दे दो, मैं वेट करूंगा। कोई बच्चा नहीं बता रहा बेटे, तो इसका मतलब है अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। शाबाश। पहली बात, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेस्ड ऑन। कोई ऐसा बच्चा सिर्फ जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का नाम ही बता सके, सिर्फ कॉन्सेप्ट। हाँ बेटे समदीशा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकते हो नाम माइक ऑन करके? I think relative velocity. बहुत अच्छे। इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट तो सही बताया, प्रोसीजर नहीं बता सका। ये गुड़िया बोलती है सर, सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो है relative velocity in a plane। तो हेडिंग लिख लो, relative velocity in a plane।
अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देखो अंदाजा लगता है कि ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यार ये चीज काम आ सकती है। तो ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बस एक इतनी की बात है। तो ये उसका अम्ब्रेला उसने खोला हुआ है। ओके बेटे, relative velocity का मीनिंग क्या है? relative velocity of rain with respect to man, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि इस चलते हुए लड़के को बारिश कितनी वेलोसिटी से आती हुई लग रही है, जबकि चलता हुआ लड़का मन से ये सोच रहा है कि मैं नहीं चल रहा। ध्यान से सुन लो फिर से क्या बात है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ऑब्जर्वर कौन है? मैन, पीछे वाला। नोट किसकी करनी है आगे? रेन की। कैसे नोट करनी है? चलता हुआ इंसान को बारिश कितनी वेलोसिटी से आती हुई लग रही है, जबकि चलता हुआ बंदा चल रहा है खुद से, मान ये रहा है कि मैं नहीं चल रहा। ये इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम इसको लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रेन की असली वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी। मैन की माइनस क्यों करी है? वो मानता ही नहीं कि मैं चल रहा हूं। तो कोई बच्चा कहता है सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, 10 माइनस 3 7 कर दो। गलत। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। अगर ये वेलोसिटी के पास डायरेक्शन ना होती, स्केलर क्वांटिटी होती, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते थे 10 माइनस 3। तो 7 नहीं आ सकता बच्चे इस तरह से। तो सर फिर ये करना कैसे? सुनो ध्यान से। क्या मैं इसको करने के लिए ऐसे कर सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ब्रैकेट में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बच्चे कहेगा सर हाँ बात तो वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया आपने, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वही चीज बन जाएगी। आई सेड यस। पर सर आपने ऐसे करा क्यों? इसलिए करा कि मैं इन दो वेक्टरों को ऐड करूंगा। हालांकि रियलिटी में सब्ट्रैक्शन करनी है, पर मैं एडिशन का फायदा ले लिया। सर लेकिन करोगे कैसे आप? बताता हूं करूंगा कैसे। मैं उस बच्चे को बोलूंगा ये दोनों वेक्टर जो हमें दे रखे हैं, इनको कॉमन पॉइंट से शुरू करो, यानी को इनिशियल वेक्टर बनाओ। बच्चे कहते हैं सर ओके, ये लीजिए, मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन को व्हाइट कलर से ये बना दिया। मैंने कहा बेटे बहुत अच्छे, वेलोसिटी ऑफ रेन बना दिया आपने। अब क्या करूं सर? मैं कहूंगा बेटे वेलोसिटी ऑफ मैन भी बनाओ। सर मैन की वेलोसिटी मैंने उसी पॉइंट से शुरू करनी है ना सर? मैंने कहा हाँ जी बेटे, तभी तो कोइनिशियल बनेगा। ये बना दिया बेटे, बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट। सेम मतलब कॉमन, कॉमन से को उठा लिया। इनिशियल मैंने स्टार्टिंग, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया। और मेरे को यहाँ पर जो ऐड करने हैं वेक्टर, वो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ठीक है, पर नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन ऐड करना है। ये तो इधर है। तो किसी वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर ड्रा करनी है तो तरीका क्या है? उसी वेक्टर के बराबर की लंबाई अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा कर दो। तो मैंने बिल्कुल इतनी ही लंबी लाइन ये ग्रीन कलर की लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं ग्रीन वाले वेक्टर को मैन वेलोसिटी विद नेगेटिव साइन वाला वेक्टर कह सकता हूं। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो जब ऐड कैसे करते हैं? सर आपने सिखाया था कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनको उनकी मदद लेते हुए पैरेललोग्राम ड्रा कर दो। तो इन पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा, ये देगा। मैंने कहा बेटा ये येलो कलर वाला रिजल्टेंट आएगा कौन सा? सर आप ही देखो, आपने ये दोनों वेक्टर ऐड करे हैं ना, तो सामने क्या लिखा हुआ है? आपने ये लिखा हुआ है व्हाइट कलर से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसलिए आपका जो येलो कलर वाला वेक्टर है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देगा आपको।
ओके, आई गॉट इट। तो फिर मैं इसको करूं कैसे बच्चे? तब बच्चा बोलता है सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने सीखा है? मैंने कहा पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम हाँ सीखा तो है। क्या था सर? मैंने कहा बेटे एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, दोनों को जब हम ऐड करते थे तो उनका रिजल्टेंट आ जाता था आर वाला, लेकिन इस आर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मेरे को ये थीटा भी पता होना चाहिए था। तो मैं इस आर को ऐसे निकाला करता था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। बच्चे कहते सर ये जो ए बी है ये क्या चीज है? मैंने कहा सर ए का स्क्वायर है, मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसकी लंबाई लंबाई लेनी है। बच्चे कहते सर बिल्कुल सही। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आ गया तो आप इसको लगा दो। मैंने कहा भाई कैसे लगाऊं? सर ये वेक्टर ही तो है, आपकी रेन इधर को आ रही है वर्टिकली डाउन, ग्रीन वेक्टर इधर को, दोनों को आपने ऐड करना है, तो दोनों के बीच के एंगल आपको पता ही है, आपका थीटा 90 डिग्री है देखो। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही लग तो रहा है 90 डिग्री, तो लगा दो सर। तो ओके ये लगाता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे लगाऊं बच्चे? सर देखो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करना है, आपका पहला वेक्टर है रेन वाला, तो रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर। दूसरा मैन मैन की नेगेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। याद रहे मैग्नीट्यूड तो उतना ही होता है, तो इसलिए हम इसको प्लस लेके करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है बेटे सिर्फ। और क्या करूं बेटे? ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन मैग्नीट्यूड, उन दोनों एंगलों में जितना एंगल है थीटा सर उसका कॉस लो। मैंने कहा बेटे फिर तो कॉस ऑफ 90 लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी सर। सर आपको पता ही है कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, इतना तो आपको मैथ आता ही होगा सर। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही, कॉस ऑफ 90 जीरो होने पर ये सारी टर्म खत्म होगी, बाकी का डाटा भर देते हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हमें पता है? हाँ जी सर देखो 10 दिया है और मैन की भी दी है, कर दो सर आप। तो 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जीरो हो गया यहाँ पर बेटे, और ये 109 का अंडर रूट हो गया मीटर पर सेकंड। कर लेना 109 का अंडर रूट आप खुद कर लेना। तो अब एक प्रॉब्लम तो खत्म होगी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी थी कि अम्ब्रेला कितना टेढ़ा करे वर्टिकल के साथ। अब वो बच्चा कहता है सर एक चीज देखो, आप डायग्राम में वापस जाओ। मैंने कहा चला गया बेटे। आपकी बारिश चलते हुए आदमी को सीधी नहीं दिखेगी, इधर को दिखेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जो येलो कलर का वेक्टर। मैंने कहा हाँ बेटे वे तो सही है आपकी बात। तो क्या फिर आपको अम्ब्रेला उस आदमी को ऐसे बिल्कुल इसके अपोजिट नहीं खड़ा करना चाहिए, तभी तो वो भीगने से बचेगा? मैंने कहा बिल्कुल बेटे उसके अपोजिट खड़ा करना चाहिए। तो सर इस अम्ब्रेला को यहां दिखा दो या यहां दिखा दो, एक ही बात है ना, बारिश तो उधर से ही आ रही है। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आप ये येलो कलर वाला वेक्टर इस डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हो इधर को, ये येलो कलर वाला। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही, उसके ऑपोजिट ही तुमने ये अम्ब्रेला खड़ा करवा दिया मेरा, ये येलो कलर वाला वेक्टर हो गया। येलो कलर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाली। तो सर फिर अगर आपको ये अल्फा निकालना है तो आप ये अल्फा निकाल लो, एक ही तो बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने कहा अच्छा ये हाँ एक ही बात है, ये भी वर्टिकल के साथ है ये भी। तो अगर मैं ये अल्फा डैश बता दूं तो आपके वाला अल्फा निकल जाएगा? मैंने कहा बेटे निकल जाएगा। तो सर इसको आप अल्फा डैश को यहाँ बना दो पहले तो, इस डैश। मैंने कहा कैसे निकालो? कहते सर वेरी सिंपल, टेन अल्फा बताओ किसके बराबर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? मैंने कहा बेटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है। तो सर ये क्या चीज है? मैंने कहा ये वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड है, देखो अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। बिल्कुल सही सर, वेलोसिटी ऑफ मैन के नेगेटिव वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है, आपको पता है। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? व्हाइट लाइन,
व्हाइट लाइन क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रेन है। तो सर पुट कर दो डाटा फिर। मैंने कहा बेटे ये पड़ा है वेलोसिटी ऑफ मैन 3 और रेन 10, 3/10 आ गया है। तो कहता है बिल्कुल सही। तो आपका tan अल्फा डैश इज इक्वल टू 0.3 आ गया। मैंने कहा हाँ बेटे। तो फिर अल्फा डैश टेंजेंट इनवर्स 0.3 हो गया। पर क्योंकि आपका अल्फा और अल्फा डैश बराबर है तो आप अल्फा भी लिख सकते हो। देयरफॉर अल्फा आल्सो tan इनवर्स 0.3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जाके देख लो ये कितना एंगल निकलेगा, नहीं तो अब यही तक छोड़ दो पेपर में। तो यहां से आपको पता लग जाएगा उस इंसान को वर्टिकल के मुकाबले अपना अम्ब्रेला कितना टेढ़ा करना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। ये था हमारा कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन। जिन बच्चों को रेन अम्ब्रेला की ये एग्जांपल थ्योरी के साथ समझ आ गई है वो प्लीज रेज योर हैंड बाय सेंडिंग मी थम्स अप। थम्स अप छोड़ो बेटे, ऐसे नहीं, मेरे को मजा आता। देखता हूँ कितने थम्स अप आते हैं। 1, इसमें मैं काउंट करता हूँ जल्दी जल्दी। ओ 3, 2, 3, 4, 5, 10 निकल गए, 15, 16, 17। जल्दी जल्दी देखें कितने बच्चों को समझ आया, शाबाश। बेटे इस वक्त आप लोग अपने घरों में बैठे हो तो जो भी मैंने अभी तक आपको करवाया ना मैं उस स्क्रीन को दोबारा निकालता हूँ, आप अपने फोन से उसकी फोटो ले लो। बाद में रिवाइज करना है इसको अच्छे से। ठीक है बेटे, शाबाश। पहले तो इसी की फोटो ले लो। सभी बच्चे अपने मम्मा पापा का फोन ले आओ, या अगर आपको लैपटॉप में या फोन में स्क्रीनशॉट लेना आता है तो आप उसको ले लो ताकि बाद में रिवाइज कर सको। ठीक है, मैं दूसरी फोटोज भी आपको दिखाता हूँ। ये था रिलेटिव वेलोसिटी पे बच्चे। ठीक है, और क्या हमने सीखा? एक ये भी सीखा था, देखो प्रोजेक्टाइल वाला। फोटो लेना जरूरी है। देखो इसके साथ आपके 3 फार्मूले भी आ जाएंगे, पेपर में बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन करवाया है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है? मतलब वो तो अगर देखा जाए तो होता नहीं है। नहीं नहीं होएगा अगर हवा ना चलती हो। जिस दिन हवा ना चलती हो, हवा वाला कंपोनेंट ना आए साथ में, बारिश हो रही हो, हवा वाला कंपोनेंट ना हो, यानी उस दिन हवा नहीं चल रही, बारिश ज्यादा हो रही है, उस दिन आप लगाओ इसको। आपको आसानी से पता लगेगा कि कितनी छतरी टेढ़ी करनी है वर्टिकल के ऊपर, और सही आंसर आएगा। ठीक है, शाबाश। ओके सर। अब जिस दिन हवा आएगी उस दिन फिर हवा वाला कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा, वो मैंने कंसिडर नहीं करा था इसमें। शाबाश, इसका फोटो लो सभी बच्चे। एक और फोटो दिखाता हूँ, उसके भी फोटो। एक ये था बेटा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम्म इसके अंदर एक बार रुक जाओ जरा। ये जो लाइन थी ये एक्स्ट्रा लगी थी, इसको हटा देते हैं। अब आपको इसका फोटो लेना चाहिए। शाबाश, सुस्ती मत करना बेटे, और ये भी मत सोचना कि मेरे को समझ आ गया याद रह जाएगा। एक स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब वो अंदाजा लगाता है कि यार समझ आ गया, मेरे को याद आया रहेगा। गलत। समझ आने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना होता है, फिर रिप्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करनी होती है खुद से कागज पे, फिर जाके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन में करके मार्क्स आते हैं। अगर आप इसी को समझते हो हाँ समझ आ गया, ओके ओके मैं कर लूंगा, ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे आपने किसी किताब में देख लिया कि साइकिल कैसे चलाना है, ऐसे पैडल मारना है, चेन घूमेगी और साइकिल चलेगा, चलो जी मैं जीटी रोड पे लेके चला जाऊंगा हाईवे पे। 2 मिनट में पता लग जाएगा कितना का आता आता है आपको, जब पीछे से ट्रक आके आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो थ्योरी इज डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिस इज डिफरेंट थिंग। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया वो प्लीज एक कौन सा साइन छोड़ोगे? थम्स अप के बिना कोई और साइन छोड़ो आप स्क्रीन के ऊपर, विदाउट थम्स अप कोई भी साइन छोड़ो, फिर मेरे को लगेगा हाँ बेटे आपको समझ आ गया। एक बच्चे ने क्लैपिंग का छोड़ा, शाबाश। आओ शाबाश, अरमान ने तो टाइगर का छोड़ दिया भाई।
वेरी गुड, वीर करण ने सॉफ्टी। आहा सबसे बढ़िया साहिब नौजवान, शाबाश स्माइल। तो इसका मतलब है इतनी दूर बैठे हुए पंजाब के बच्चों की मैं सेवा कर। सबसे खुशी जब मेरे को तब होती है, मैं पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, जब मैं पंजाब के बच्चों को, सच कह रहा हूँ दिल से। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी एजुकेशन होती थी किसी जमाने में। मैं भी इसी स्टेट से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी स्टेट को वापस दे रहा हूँ बचपन से। शाबाश। अगली बार मिलेंगे, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। देखते हैं कितने बच्चे मेरे को थैंक यू बोलते हैं रिवर्स। थैंक यू सर। ओके, खुश रहो।